मैंने अपने आप को कटघरे में खड़ा किया है मेरी ये कविताओं के माध्यम से कि मैं जिंदगी जो जीता हूँ वही जिंदगी की कविताएं लिखता हूँ। मैं सिर्फ लिखने के लिए कविताएं नहीं लिखता हूँ। अगर मैंने वो जिया नहीं है, वो लम्हा नहीं जिया है, वो या वो चित्र मेरे सामने नहीं आया है, या फिर मैं उन चीजों से, उन विषयों से रूबरू नहीं हुआ हूँ, तो मैं अगर लिख भी रहा हूँ उसके बारे में फॉर एग्जाम्पल, तो मैं अपने आप से कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा हूँ। हम लोग पूरी जिंदगी उस मौत से भागते हैं, हम भागे रहते हैं, हमें डर लगा रहता है, हमारे अंदर एक कहीं ना कहीं पैरानोया रहता है कि यार ये ना हो जाए हम जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा सत्य है, कविता हम अपने लिए लिखते हैं। कविता हम अपनी जिंदगी को जीते हुए उन पलों में जहां हमको कुछ दिखता है, हम सोचते हैं, हम रिफ्लेक्शन करते हैं, वहां वो चीज लिखी जाती है। तो ये सारी जिंदगियां जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, और यही उसका सहजपन। तो कविता सहज है, सिंपल है, आपकी जिंदगी है। मुझे लगता है कि आपको वो समेटती है, आपको दूर नहीं भगाती कि जाओ तुम्हारी क्या औकात है कि तुम कविता पढ़ोगे। वो ये नहीं कहती, वो कहती है यार तुम्हारी जिंदगी है, बस मैंने तो लिख दिया। उसमें मैंने कहा भी है कि मैं लिखता हूँ क्योंकि ख्याल को बेवजह मन में सोचकर जाया नहीं करता। हाय हेलो नमस्ते। कविशाला में आप सभी का स्वागत है। टॉकिंग बुक्स के अराउंड हमारा एक प्रयास रहता है कि जो किताबों के पीछे की क्या कहानी है, किताब को लिखने के पीछे की क्या जद्दोजहद है, लेखक किस तरीके से किताब को गढ़ता है, एक लंबा वक्त लगाता है, उसके बाद किताब लोगों तक, पाठकों तक पहुंचती है। तो वो किताब की कहानी, किताब के पीछे की कहानी और लेखक की कहानी जो उसके पाठक है उन तक पहुंचनी चाहिए। तो इसी कहानी को पहुंचाने के लिए हम टॉकिंग बुक्स में अलग अलग लेखकों से बात करते रहते हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं द्वारिका उनियाल। इनकी किताब है मेरे आसान झूठ। ये अभी आई है, काफी लोगों ने पढ़ी होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो पढ़ें, और जो लेखक है उन तक अपना रिव्यू फीडबैक पहुंचाएं, किताब कैसी लगी। सर बहुत बहुत स्वागत है कविशाला की इस इनिशिएटिव टॉकिंग बुक्स में। थैंक यू अंकुर, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम और हम कविशाला को काफी सालों से मैं जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। तुमसे मुलाकात कभी हुई नहीं, लेकिन फोन पे बातचीत हमेशा होती रहती है इतने सालों में। और जो इस मुहिम को तुमने चलाया है बहुत अच्छी है। मैं काफी वक्त से आपके कार्यक्रमों को, आपके चीजों को और आपके जो प्रोग्राम्स हैं उनको मैं देखता हुआ आया हूँ, और आज मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बातचीत करेंगे, मजा आएगा। जी बिल्कुल। और सर कविशाला एक्चुअली बनता ही लेखकों, पाठकों और लोगों के प्रयास से है। उस प्रयास में आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जब भी बात होती है एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में एक रिस्पांस आता है, अच्छा लगता है। किताब की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मेरी जब मुझे किताब मिली तो मेरी किताब को कवर देख के सबसे पहले जिज्ञासा हुई कि किताब के कवर की क्या कहानी है। कि इसमें चित्र बना हुआ है जिसमें एक इंसान है, शायद वो गिरा हुआ है नीचे, कुछ इस तरीके का एनिमेटेड वो है। तो फिर कवर की कहानी, अब अगर हम किताब के अंदर जाने से पहले इसकी कहानी समझ पाए कि क्या बयां कर रहा है कवर, आगे जो आगे का कवर है और पीछे का कवर है। जी, आई थिंक वो एक ही कवर है बेसिकली। जी जी। जब बात हो रही थी प्रभात प्रकाशन से, पीयूष जी से जो पब्लिशर हैं, तो बात ये निकली कि उन्होंने पूछा भी मुझसे कि आपने इसका शीर्षक जो है, जो मैंने मैन्युस्क्रिप्ट उनको भेजी थी, कि आपने इसका शीर्षक मेरे मेरे आसान झूठ क्यों रखा है। हाँ तो मेरी एक कविता है इस संकलन में ही, उसका नाम है मेरे आसान झूठ। लेकिन इसके पीछे की कहानी यह है कि हम लोग, और स्पेशली सोशल मीडिया की जो कहानी है, हाँ होते क्या है और क्या सामने दिखाने की कोशिश करते हैं, पहली एक बात। दूसरा, हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो एक जिंदगी जीते हैं उसमें कहीं ना कहीं अपने आप से काफी सारे आसान झूठों से हमारा पाला पड़ता है। चाहे वो हम अपने बच्चों से बात कर रहे हो, चाहे हम अपने ऑफिस में अपने बॉस से बात कर रहे हो, चाहे मैं अपने हाँ अपने घर में अपने परिवार से बात कर रहा हूँ, चाहे मैं अपने बूढ़े माँ बाप से बात कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं हम अपने आप को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, हम ठीक हैं, हम ठीक रास्ते पे जा रहे हैं। अपने आप को एक आत्मग्लानि से अगर आदमी बचाने की कोशिश करता है एक आदत जिंदगी जीने के लिए, क्योंकि वरना बहुत मुश्किल है जिंदगी। कहीं हाँ ना कहीं हम अपने आप को देखते रहते हैं। आप बाहर निकलिए, आप गुड़गांव के जैसी एनवायरनमेंट से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, आपको जिंदगी की रियलिटी जो आपकी आपकी रियलिटी में ही है, लेकिन आप उससे दरकिनार करके एक सीधा चलने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो हमारे सामने आंखों में आती रहती है। तो और हम जिंदगी भर उस झूठ को अपना एक सच मानकर आगे बढ़ते रहते हैं। तो हाँ। इसलिए मैंने अपने आप को कटघरे में खड़ा किया है इस कविता में। मैंने अपने आप को कटघरे में खड़ा किया है मेरी ये कविताओं के माध्यम से कि मैं जिंदगी जो जीता हूँ वही जिंदगी की कविताएं लिखता हूँ। मैं सिर्फ लिखने के लिए कविताएं नहीं लिखता हूँ। अगर मैंने वो जिया नहीं है, वो लम्हा नहीं जिया है, वो या वो चित्र मेरे सामने नहीं आया है, या फिर वो मैं उन उन चीजों से, उन विषयों से रूबरू नहीं हुआ हूँ, हाँ
तो मैं अगर लिख भी रहा हूं उसके बारे में फॉर एग्जाम्पल, तो मैं अपने आप से कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा हूँ। तो ये मेरे आसान झूठ है। इसके पीछे की कवर आर्टिस्ट जो है वो प्रभात प्रकाशन की है, और बेसिकली इसमें कोई सुसाइड नहीं कर रहा है आदमी, ये जानने वाली बात है। वो हाँ। आई थिंक सिर्फ एक अपने आसपास एक आवरण ओढ़ने की कोशिश कर रहा है, और अगर आप देखें तो वो एक अपनी आंखों में गिर भी रहा है और अपनी आंखों में न गिरने की कोशिश भी कर रहा है, जी वो जी झूठ जी बोल के। तो जी। आई थिंक समवेयर वो एक परिदृश्य है इस कविता के माध्यम से। और ये मैंने बनारस में लिखी थी, जो मेरी सेंट्रल पोयम है। और हाँ बनारस अगर आप जाएं और अगर आप गए हैं पहले, तो वो विविध विविध जगहों पे, अलग अलग गलियों में और अलग अलग घाटों में आपको एक नया दृश्य दिखाता है। हाँ कुछ स्पिरिचुअल होता है, कुछ इंसानी होता है, और कुछ बेहद खुशी देने वाला होता है, और कुछ बेहद द्रवित करने वाला होता है। कुछ लोग होते हैं वो दुनिया जहान छोड़ के कहीं और चले गए होते हैं अपने ही माइंड में, और वो एक अलग धुनी रमा के बैठे होते हैं। तो हाँ। बनारस अपने आप में एक बड़ी ओवरवेलमिंग सी फीलिंग देता है। और एक हफ्ता 10 दिन जब मैं था वहां से, तो बहुत ज्यादा उसने मुझे ओवरवेलम कर दिया था। और जब मैं एयरपोर्ट की तरफ भाग रहा था, इस सच से छूट के अपने सच की तरफ जाने की जो मेरे जो 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 जर्नी थी, उस हाँ जर्नी में बीच में मैंने उस कविता को लिखा, मेरे आसान छूट। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि शायद मैं पढ़ भी रहा था, करीब 100 से ज्यादा कविताएं हैं पूरी किताब में। और मैंने जी सारी तो पर कुछ कविताएं पढ़ी, 114 कविताएं हैं। इसमें एक जी कविता की जो है, आपने बनारस का जिक्र किया है कि इसमें कविता भी है, बनारस में मोक्ष मिलता है ना। जी जिंदगी जीना चाहती और मैं मरना, घर बार छोड़ अकेली अपने प्रारब्ध के इंतजार में, यह अनोखा विरोधाभास है। हर जीती आत्मा मृत्यु का वर मांगती, जैसे फिर से एक बार दुल्हन बन वरमाला लिए, जिंदगी के चौखट पर कब आएगा काल पुरुष और ले जाएगा परलोक, इतनी उत्सुकता। हाँ सुना है बनारस में मोक्ष मिलता है। सर जो इस तरीके की कविताएं हैं, 114 कविताएं, चूंकि आपने स्टार्टिंग में किताब में का एक जिक्र भी किया कि 2018 में इस किताब की लिखने का जो मुहिम है, 5 साल एक लंबा वक्त लगा। तो प्रोसेस क्या था किताब को लिखने का? इतनी कविताओं का संकलन किस तरीके से किया आपने एक साथ? किया क्या, क्या प्रोसेस था किताब को लिखने का, क्या प्रोसेस था? जी। उससे पहले मैं बता दूं इस कविता के पीछे की कहानी। जी जी बिल्कुल। तो हाँ ये बनारस में एक जगह है, काशी मुक्ति धाम, अगर आपने नाम सुना होगा। हाँ हाँ हाँ, ये एक गेस्ट हाउस है, जी। जहाँ पे लोग अपने जिंदगी के अंतिम पड़ाव में आते हैं, और वो पूरे तरह से कन्विंस हो चुके होते हैं कि अब वो परलोक सिधार जाएंगे। हाँ और उस गेस्ट हाउस काशी मुक्ति धाम की कहानी यह है कि आप सिर्फ 14 दिन के लिए वहां रह सकते हैं, 2 हफ्तों के लिए। ओके। उन हाँ 2 हफ्तों में अगर आप ऊपर नहीं गए, तो आपको एक्चुअली गेस्ट हाउस चेकआउट कर देता है कि भैया वापस जाइए, शायद आपका बुलावा नहीं आया है। ओके तो मेरे ओके। मित्र हैं दीपक रमोला, आपने नाम सुना होगा। और दीपक मेरी लिखने की जिंदगी में और मेरी मेरी इस यात्रा में काफी बड़ा योगदान है उनका। बहुत मुझसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन जी काम में काफी बड़े हैं। तो दीपक गए थे वहां पे, और उन्होंने कुछ कहानियां निकाल के मुझे सुनाई थी, एक एक महिला की जो अपने बेटे के साथ वहां आई थी। और वो शी वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू डेथ। हम लोग पूरी जिंदगी उस मौत से भागते हैं, हम भागे रहते हैं, हमें डर लगा रहता है, हमारे अंदर एक कहीं ना कहीं पैरानोया रहता है कि यार ये ना हो जाए, हम जिंदगी जी रहे हैं लेकिन ये सबसे बड़ा सत्य है। और वो उस सत्य को इम्ब्रेस करने के लिए वो महिला रेडी है। तो तभी ये था कि हाँ, बनारस में मोक्ष मिलता है। वो बिल्कुल अब पूरी दुनिया से छोड़ के रिश्ते नाते सब, उनको जो जिंदगी में करना था हो गया। तो काल पुरुष को विदा ले जाएगा। उनको बैठी है, वो दुल्हन बन के बैठी है वो सब। वो एक मेरे को मार्मिक सी कहानी लगी। मैंने दीपक को बोला बड़ी मार्मिक सी कहानी, और मुझे इसके बारे में एक विजुअल एलिमेंट मिला, तो मैंने वो कविता लिख डाली और दीपक को भेजी। वहीं पे बनारस में ही था जब लिखी है कविता। तो ये कुछ कविताएं जो है, ये संकलन कभी बनता नहीं है, किताब कभी बनती नहीं है अंकुर। कविता हम अपने लिए लिखते हैं। कविता हम अपनी जिंदगी को जीते हुए उन पलों में, जहां हमको कुछ दिखता है, हम सोचते हैं, हम रिफ्लेक्शन करते हैं, वहां वो चीज लिखी जाती है। कई बार तो मैंने ट्रांस स्टेट में भी कविता लिखी है। रात को 2 बजे अचानक से मैं उठ गया हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि मैंने क्या सपना देखा। कागज उठाया, कलम उठाई, कहीं रैंडमली लिख दिया, फिर सुबह देखा कि पता नहीं क्या लिखा था। समझने की कोशिश करता है आदमी कि लिख तो दिया था, लेकिन है क्या ये। तब धीरे धीरे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं आपके मन की अंतर्दशा ही थी जो बाहर निकल कर आई।
तो इसके पीछे की कहानी यह है अंकुर कि ये आज से नहीं शुरू हुई थी, ये 40 साल पहले 1984 में शुरू हुई थी। मैं 9 साल का था और इंदिरा जी की हत्या हुई थी हाँ। 31 अक्टूबर को 1984 में। और कक्षा चौथी में पढ़ता था और अचानक से मैं द्रवित हुआ। हमारे जमाने में इंदिरा जी बहुत बड़ी लीडर थी, बहुत बड़ा रोल मॉडल थी हमारे पिताजी की, हमारी। और हिंदी लिखने पढ़ने का शौक मुझे भी था, मेरे पिताजी को भी था। बचपन से मैं राजस्थान में पला बड़ा हूँ। पैदाइश उत्तराखंड की है लेकिन परवरिश मेरी राजस्थान की है। तो इंदिरा जी की जब जो हत्या हुई तो फिर मेरा जो बाल मन था, अचानक से हिंदी पढ़ते थे, हिंदी लिखते थे, स्कूल में कविता नहीं लिखते थे, हाँ। अचानक से लिख पड़ा कि इंदिरा तुम तो हो गई कुर्बान, तुम तो थी बहुत महान, गांधी की इंदु थी तुम, नेहरू की प्रियदर्शिनी, देश बचाने आई थी तुम बहुत दूरदर्शिनी। तो इस हाँ। तरह से वो कक्षा चौथी का बच्चा एक कविता लिख देता है। तो और स्टेज पे जाके अगले दिन हम केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते थे तो हमें मौका मिला, हमने सुना दिया। तो ये चीजें चली एक वक्त तक, और करीब 95 तक मैंने लिखा। तो मेरे कॉलेज के अर्ली डेज तक मैंने इसको लिखा। और उसके बाद अचानक से कविता मेरी जिंदगी से गायब। ओके। वो सोता जो नज्मों का था, इतना बहता था, वो अचानक से अचानक से सूख गया। आप काम में लग जाते हो, आपको जिंदगी में डिसअपॉइंटमेंट्स मिलते हैं, आप कहीं सेलेक्ट होते हो, कहीं रिजेक्ट होते हो, वक्त आगे बढ़ता है, नौकरी मिलती है, चलती है। और धीरे धीरे जब मैं एकेडमिक लाइफ में आ गया तो मेरी राइटिंग, मेरा सोचना समझना सब अंग्रेजी में हो गया। मैं सोचता भी अंग्रेजी में था, मैं लिखता भी अंग्रेजी में था, मैं पढ़ाता भी अंग्रेजी में था, है ना। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वो खो सी गई। 2015 में जब मैं मसूरी में था तो लिखना वापस से शुरू किया। दीपक रमोला ने मुझे फिर से प्रेरित किया कि सर आप लिखिए, आप क्यों नहीं लिख रहे हैं, आप लिखते थे पहले। तो हाँ। 2015 से 2024 जो 9 साल का वक्त है, करीब 8 साढ़े 8 साल का वक्त है, इसमें फिर मैं अनवरत लिखता गया। कभी फ्लाइट में लिखा, सबसे ज्यादा मैंने फ्लाइट में लिखा है। अच्छा। मैं जब फ्लाइट मोड में, मैं जब अपनी फोन को बंद कर देता हूँ फ्लाइट मोड में, तो हाँ। मेरा रिएक्शन, मेरा एक मैंने कोरिलेशन है मेरा कि जिस साल मैंने सबसे ज्यादा फ्लाइट ली, उस साल मैंने सबसे ज्यादा कविताएं लिखी हैं। अरे वाह। तो 2017-18 के बीच में मैंने करीब 91 फ्लाइट्स ली और मैंने करीब 107 कविताएं उस जमाने में लिखी। हाँ। तो वो एक एक वक्त लगा। और धीरे धीरे जब आप सीखने लगते हो, पढ़ने लगते हो, लोगों से जुड़ने लगते हो, तो आपको लगता है कि आप इसको शेयर भी करो। तो धीरे धीरे फेसबुक पे डर डर के शेयर करना शुरू किया। ठीक है, क्योंकि मैं कविता से इतने साल इतना दूर रहा, तो जो जितनी मुझे पढ़ना बहुत था, वो जो मैं काफी मिस कर गया था, तो पढ़ना शुरू किया, लोगों को देखना शुरू किया, कुछ लोगों से मिलना शुरू किया। अपने आप को आप वल्नरेबल हो जाते हो जब आप अपने आप को शोकेस करते हो। मैं एकेडमिक हूँ, मेरा एक बड़ा नाम है एकेडेमिया में, मैं प्रोफेसर था, आईएम में डीन था। आप उससे हट के एक जब कविता साहित्य की दुनिया में डरते डरते एक हल्का सा पैर छुआने वाली कदम रखते हो, तो आपको वो लोग मिलते हैं कई बार जो आपको बिल्कुल झाड़ से देंगे कि तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है, साइड हट परे हटो, वहीं रहो जहां रहते थे, हिम्मत भी मत करो। और कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं नहीं तुम ठीक रास्ते पे निकल चले हो, हाँ। रोटी कच्ची है, इसको और पकाओ, और आटा अच्छे से गूंथो, और मेहनत करो, लेकिन लगे रहो, लेकिन लगे रहो। उनमें से दो मेरे बड़े भाई हैं। एक है पवन झा, जो जयपुर में रहते हैं और गुलजार साहब के बहुत परम मित्र हैं। और हिंदी साहित्य में बहुत ज्यादा जानकारी है उनको, हिंदी फिल्म म्यूजिक के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है, बहुत अच्छा लिखते भी हैं। और उन्होंने मुझे समझाया कि पहले अभी तुम अपने आप को पक्का करो, हाँ। अभी कच्ची है कविता तुम्हारी, अभी परिपक्वता नहीं आई है तुम्हारी उम्र के हिसाब से, क्योंकि तुमने काफी वक्त से लिखा नहीं है। तुम सही रास्ते पे जा रहे हो, लिखते रहो, पकाते रहो, चलते रहो। दूसरे मेरे बड़े भाई हैं प्रताप सोमवंशी, जिनको तुमने भी बात करी है, जिनसे, जो बहुत हाँ। बड़े पोएट हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं हिंदुस्तान के। तो प्रताप भाई ने मुझे काफी सहारा दिया, काफी बढ़ावा दिया, और कहा कि नहीं द्वारिका, तुम एक विजुअल पोएट हो, तुम्हारे लिखने का तरीका यूनिक है, और तुम जीती हुई जिंदगी जो है तुम्हारे सामने, उसको बहुत सहज तरीके से एक्सप्रेस कर देते हो। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक यूनिक सी क्वालिटी है तुम में, और तुम इसको लिखते रहो। तो इतना बड़ा पोएट अगर आपको वैलिडेशन दे देता है कि नहीं एक सही रास्ते पे हो आप, तो आपको लगता है कि हाँ अब ये जो जर्नी शुरू हुई है। फिर मेरे मित्र मिले मुझे, यतीश कुमार, हम दोनों साथ में रेलवेज में एक कंपनी चलाते थे। मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, वो सीएमडी थे, वो नीलांबर के अध्यक्ष थे, और अब तो काफी फेमस ऑथर राइटर हो गए, उनकी दोनों किताबें बड़ी फेमस हैं, आविर्भाव और
अंतस का खुरचन। तो यतीश और हम फिर आपस में एक भाइयों की तरह मिलने लगे, एक सुनाने लगे, समझाने लगे। तो ये दोनों बड़े थे, बड़े भाई थे। दीपक मेरा छोटा भाई था और ये मेरे समकक्ष भाई थे। तो इन चारों पांचों की जगह मुझे धीरे धीरे मिलती रही और मेरा एक कलेक्शन बनता गया, जिसको पहला मैंने 2022 में मैं लेके आया। उसका नाम था उम्मीदों के पंख। तो हाँ। ये मेरा पहला संकलन था जो मैं डरते डरते मैं मार्केट में लेके आया। मेरे पास कोई बड़ा पब्लिकेशन नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे मुझे शेयर करना जरूरी है। मेरे अंदर की जो बात है मैं लोगों तक पहुंचाऊं, और उसके बाद जब जो लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, वो सर आंखों पर। किस्मत अच्छी रही, लोगों ने काफी पढ़ा उम्मीदों के पंख, कविता को सराहा गया। उससे मुझे दूसरे मंच मिलने शुरू हुए, जैसे प्रभा खेतान फाउंडेशन का कलम। तो हाँ। बुटोरिया जी और अपरा कुचल जी ने मुझे काफी बड़ा मंच दिया। मैंने 4 या 5 शो किए उन लोगों के लिए, तो हर जगह पे मैं अपनी कविता को सुना भी पाया। नीलांबर ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया। हाँ। तो उससे ये होता है कि आपके अंदर एक विश्वास जगता है कि आप एक सही धारा में सही बह रहे हैं। तो इस किताब का काम ये था कि मैं करीब 2015 से 2018-19 तक की मैंने उम्मीदों के पंख में करीब 90 कविताएं हैं, मैंने वहां पे संकलित करी और इस पे काम पैरेलल चालू कर दिया था। और 18-19 के बीच, 20 के बीच में ये कविता का एक संकलन करीब 90-100 कविताओं का, करीब 100 कविताएं से कम कविताएं जो थी वो ऑलमोस्ट एक तरह से रेडी हो गई थी। तो मैं चाह रहा था कि इसको अच्छे से एडिट किया जाए, इसकी गलतियां सुधारी जाएं, जो गलतियां मैंने पिछले संकलन में करी वो ना हो। मैं और लोगों को दिखाऊं, पढ़ाऊं और उनसे 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 आग्रह करूं कि इसको आप थोड़ा देखें, परखें कि ये छापने लायक भी है कि नहीं है। तो मेरे दो बड़े दोस्त हैं अच्छे, मनोज झा, वो कोलकाता में रहते हैं। तो उन्होंने इसको छांटा, इन्होंने हम्म। इसको ठोक बजाया, देखा कहाँ गलतियां हैं। फिर एक और दोस्त है प्रभात मिलिन। प्रभात मिलिन काफी बड़े अनुवादक हैं, हिंदी में बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत बड़ा नाम है। तो प्रभात जी ने भी उसको देखा, फिर यतीश ने इसको देखा। और फिर हमारी जद्दोजहद चालू हुई कि हाँ। प्रकाशक खोजा जाए। और क्योंकि पहला प्रकाशन मेरा खुद का था नोशन प्रेस के थ्रू, तो इस बार मैं चाहता था कि एक मेन स्ट्रीम हिंदी प्रकाशक के थ्रू मेरी कविता जाए। तो ये जो जद्दोजहद थी करीब 2 साल चली। हाँ। ये लंबी जद्दोजहद थी। बार बार मैं अपने आप को देखता था कि मैं इसको ठीक करूं, फिर कुछ नई कविताएं उसमें जोड़ूं, फिर कुछ एक प्रकाशक खोजूं, फिर उनका रिजेक्शन आ जाए, फिर एक नया प्रकाशक खोजूं, फिर 4 महीना, 8 महीना, 1 साल वेट करूं, फिर एक नए प्रकाशक के पास जाऊं, वहां से रिजेक्शन आ जाए। इस बीच करीब 4 या 5 प्रकाशकों ने इसे इसे कह दिया कि शायद ये हमारे जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें शायद फिट नहीं बैठती है आपकी कविता, या फिर आजकल हम हिंदी कविता नहीं में हम नॉवेल्स में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और हिंदी कविता थोड़ा एक जॉनर थोड़ा डिफिकल्ट है, स्पेशली एक नए आदमी के लिए, अनजान कवि के लिए, अनजान शायर के लिए वहां पे मेन स्ट्रीम में एक एंट्री बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एकेडेमिया में अलग हूँ, वहाँ लोग मुझे जानते हैं, 25 साल से मैं पढ़ाता हूँ, बिजनेस स्कूल्स में बिल्कुल। मुझे सब लोग जानते हैं। एक ये नया एरिया जहाँ पे मुझे कोई नहीं जानता, मैं कंप्लीटली अनजान हूँ, जिसमें 4 लोग मुझे जानते हैं। प्रकाशक के लिए बहुत बड़ा रिस्क होता है कि एक अनजान आदमी को कैसे आप एक प्लेटफॉर्म दे दो, और हिंदी भाषी क्षेत्र बहुत अलग तरीके से पढ़ता है, लिखता है, समझता है। हाँ। और मेरा एनवायरनमेंट जो है वो बिजनेस स्कूल स्टूडेंट्स का है, कॉलेज स्टूडेंट्स का है। वो ज्यादा अंग्रेजी भाषी लोग हैं, वो हिंदी कम पढ़ते हैं, कम लिखते हैं, सोचते कम है। तो एक 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 चैलेंज होता है। तो फिर मुझे मेरी छोटी बहन है लिपिका भूषण, वो हाँ। रैंडम हाउस पे पेंगुइन में काम करती थी काफी साल, अब अपनी एक मार्केटिंग पब्लिशिंग कंपनी चलाती है। तो लिपिका मिली मुझे, और बात होने लगी तो कहने लगी कि वो छोटी बहन है, भूली है, वो भी उनियाल है। तो बोलती है, भाजी आपकी किताब का क्या हो रहा है। बिल्कुल टिपिकल घरवाली में बात होने लगी। मैंने कहा, हाँ। बोली बन तो गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई प्रकाशक इसमें इंटरेस्टेड है। मैंने बातें करी हैं लोगों से, लेकिन ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है, और मुझे लगता है कि अभी वेट करना चाहिए। पहली किताब आ चुकी है, सो इट्स नॉट, जरूरी नहीं कि जल्दी किया जाए उसके बारे में। और भी लिख रहा हूँ, छोटी 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 मैं कहानियां लिख रहा हूँ, मेमोइर्स लिख रहा हूँ। तो काम चालू है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं चालू। तो मतलब मुझे दीजिए, मैं देखती हूँ। तो लिपिका ने देखा, फिर वो पीयूष जी के पास मेरी मैन्युस्क्रिप्ट लेके गई प्रभात प्रकाशन की। ओके। हाँ। तो उस टाइम पे पीयूष जी कविता को नहीं छाप रहे थे,
उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास काफी हमारी बहुत ज्यादा प्रभात पब्लिकेशन का तो कैटलॉग बहुत बड़ा है और बहुत सारी चीजें वो लोग पब्लिश हाँ करते हैं। तो उसमें एक छोटी सी कविता की किताब के लिए शायद जगह उस टाइम पे उनके लिए पास नहीं थी। बट 4 महीने बाद वो उन्होंने फिर से मुझसे फोन पे बात करी। उनका फोन आया कि द्वारी सर, हम देख रहे हैं कविता को, एडिटोरियल में लेके जा रहे हैं, देखते हैं इसकी क्वालिटी को, देखते हैं चीजों को समझते हैं। मैंने बोला प्लीज देखिए। फिर उसके बाद उनका फोन आया। मैं एक दिन क्लास में पढ़ा रहा था, आई थिंक कहीं आईएम में पढ़ा रहा था, कहीं पढ़ा रहा था, तो मैसेज आया उनका कि आप फाइनल मैन्युस्क्रिप्ट देखिए, करिए। और फिर धीरे धीरे फिर चीजें जल्दी हुई। हाँ। और बहुत जल्दी उन्होंने इसको करीब 4 महीने में उन्होंने मार्केट में इसको 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन उन्होंने मुझे तोहफा दिया कि द्वारी हाँ। सर, आपकी किताब हमने लॉन्च कर दी है। तो मैंने बोला जी जय हो। तो हाँ, अब आज आज करीब एक महीना से भी कम कम हुआ है इस बिल्कुल। किताब को हुआ है। और बहुत ज्यादा प्यार मिला है हमको, बहुत ज्यादा प्यार मिला है। जितना प्यार पहली को मिला था उससे कम से कम 6 गुना प्यार इस संकलन को मिला है लोगों के द्वारा। लोगों ने पिक किया है, ऑटोमेटिकली लोगों ने दिया है। संजीव पालीवाल जी ने मेरा पूरा शो किया है इस किताब पे। शिशिर सोमवंशी ने रिकॉर्ड करके भेजी है। काफी सारे दोस्तों ने, विनीत ने कई कविताओं को पूरा एक वीडियो बना के मतलब मार्केट में डाल दिया है कि भाई द्वारी भाई की किताब आई है। तो एक बहुत बड़ा प्यार मिला है, लोगों को बहुत पसंद भी आ रही है किताब। और प्रकाशक भी खुश है क्योंकि आई थिंक हमने पहला प्रिंट रन कंप्लीट कर लिया है। तो अरे, अरे, हाँ, तो आई थिंक 20-25 दिन में पहला प्रिंट रन हो गया है कविता के लिए, जो हिंदी कविता में। फिर अमेजोन पे भी आप देखते हैं कि ठीक ठाक उसकी रैंकिंग रेटिंग चल रही थी, काफी टाइम से नंबर 1 पे चल रहे थे। हाँ तो आई जी। थिंक धीरे धीरे ये सारी चीजें जो है ये वक्त के साथ, वक्त से पहले अगर नहीं आई होती तो गड़बड़ थी। आई थिंक ये सही वक्त था इसके लिए। और मैं शुक्रगुजार हूँ सब लोगों का कि बहुत ज्यादा इसको प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। और सबसे ज्यादा मैं बोलूँ तुम्हें तो मुझे प्यार मिलता है अम्माओं से। हाँ। ठीक है। मेरे काफी सारे दोस्त हैं या फिर जो लोग हैं, सबके पास वक्त नहीं होता है पढ़ने के लिए। तो किताब घर में छूट जाती है, और किताब में घर में रहती है अम्माएं। हाँ। अम्माएं मेरी किताब उठाती हैं, वो काफी हिंदी पढ़ती हैं, दोस्तों की माताएं। और भर भर के मुझे फोन करती हैं, मेरा नंबर है इसमें। हाँ। कहती है मैं इसकी मम्मी बोल रही हूँ, मैं उसकी मम्मी हाँ। बोल रही हूँ, द्वारी अरे वाह। हाँ। बहुत प्यारा लिखा है। और पहली कविता हाँ। जो है अम्मा का पल्लू, हाँ। वो पढ़ के आंखों में आंसू आ गए हैं। और बहुत आशीर्वाद। सो मुझे लगता है कि अम्माओं का जो प्यार हम मुझे मिल रहा है, माताओं का, माँ का, इस कविता संकलन से, वो बहुत ज्यादा मेरे लिए सुखद है और इमोशनल कर देने वाला है। नहीं, बिल्कुल। और मैं भी ये देख रहा था कि वो जो किताब की आपने शुरुआत की, एक कविता माँ के ऊपर से शुरुआत की है, अंदर अलग अलग जी परतों को छूती हुई कविताएं आपने, मुझे लगता है मेरा एक प्रश्न भी था कि आपका जो पब्लिकेशन का जद्दोजहद था वो कैसे आपने सॉल्व किया। आपने शायद वो कवर कर दिया उसमें। और काफी जी लोग, जी बिल्कुल होगा कि टाइम देना जरूरी होता है, कि क्विकली आपने लिख दिया है तुरंत पब्लिश हो जरूरी नहीं है, एक वक्त देना चाहिए उसको पकने के लिए, है ना। चाहे कविताएं लिख रहे हो और उसको लोगों तक तुरंत पहुंचाना सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर किसी फिजिकल बुक के जरिए, या फिर विजुअल्स के जरिए तुरंत पहुंचे, तुरंत सराही जाए, जरूरी नहीं उसको पकाना चाहिए पहले। चूंकि आप प्रोफेसर भी हैं, आप पढ़ाते भी हैं बच्चों को, तो मैं आपकी एक कविता पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लिखने के लिए पढ़ना कितना जरूरी है ना। कविता भी कुछ जो मैं पढ़ रहा था, जो कि इन कविताओं से मुझे समझ में आया कि आपने बहुत पढ़ा है। जैसे कविता का जो टाइटल था वो था हवा की परछाई, मतलब एक ऐसा ट्रांसपेरेंट चीज जिसकी कभी कुछ कुछ परछाई हो ही नहीं सकती, तो आपने उसके उसके ऊपर लिखा हुआ है कि सन्नाटे की जी आवाजें जाने किन सायों को पुकारती हैं, टिप टिप टपकते पानी को पीने की कोशिश करता है नलका, चमगादड़ों की टोली खाना खोजने निकल पड़ी है, और हौले हौले शाम के काले सायों को निगलती जाती है हवा की परछाई। तो इस तरीके से सोचना, और क्योंकि इसके लिए मुझे लगता है कि पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आपने किताब गढ़ी है, आपने इसके पहले भी किताब लिखी है, तो जो भी दर्शक हैं उनके लिए अगर आप इसको एक्सप्लेन कर पाए कि लिखने के लिए पढ़ना कितना जरूरी है। तीनों चीजें जरूरी हैं। हम्म। लिखना, पहले पढ़ना, उस पर रिफ्लेक्ट करना, सोचना, हाँ। चिंतन मनन जरूरी है। श्रवण, चिंतन, मनन, अभ्यास। मेरे हाँ। गुरु थे
डॉक्टर एम एल श्रीकांत एसपी जैन के डीन थे जब मैं एक यंग असिस्टेंट प्रोफेसर था 20 साल पहले। हाँ। तो उन्होंने मुझे ये चीज सिखाई थी कि द्वारिका, पढ़ाने से पहले सीखते कैसे हैं ये सीखना जरूरी है। हाँ। तो यही चीज कविता लिखने, पढ़ने, किसी भी क्राफ्ट में, किसी भी विधा में, ये चीज चाहे आप एमबीए कर रहे हो, चाहे आप कुछ और हाँ। कर रहे हो, तो ये जरूरी है। तो चिंतन मनन, श्रवण पठन, चिंतन मनन और फिर अभ्यास, हाँ। ये जो स्टेज है, इससे आपको गुजरना पड़ेगा। और पढ़ना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपको वो पूरी दुनिया से रूबरू कराती है किताबें। ठीक है, आपकी दृष्टि जहां तक न जा पाती है उससे भी दूर लेके जाती है किताब। तो हम्म। ये वो मन की खिड़की है, ये वो खिड़कियां हैं जो दुनिया से आपको रूबरू करा। आप हम्म। किस भी तरह का पढ़ें, पढ़ना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आपको अगर कविता लिखनी है तो आप सिर्फ हिंदी कविता ही पढ़ें या वही करें। मेरा ये मानना है कि आपको हर तरीके की पढ़ाई पढ़ना जरूरी है, कोर्स की किताबों के अलावा भी वो भी पढ़नी चाहिए। मेरी ये कोर्स की किताब भी इसलिए बोल रहा हूँ, रिटेल पे मेरी बेस्ट सेलर किताब है। अरे वाह। लॉन्ग हाँ। बिफोर मैंने ये लिखा, उसका नाम है मैनेजिंग रिटेलिंग। ओके। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से 2007 में पब्लिश हुई थी वो। हाँ। और आज भी बेस्ट सेलर है अपने एरिया। तो मैं कहता हूँ वो भी जरूरी है। और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब हाँ। तक आप उसके दर्शन को समझेंगे नहीं, और फिर अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के साथ में उसको टाइट्रेट नहीं करेंगे, उसको जोड़ेंगे नहीं, तब हाँ। तक आपका सीखना अधूरा है। और ये प्रोसेस है, ये जर्नी है, ये आप हाँ। जिंदगी भर ही सीखते रहेंगे, जिंदगी भर ही पढ़ते रहेंगे। जिंदगी भर मैं जब बुक शॉप में जाता हूँ तो मुझे फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि लोगों ने इतना लिखा और मैंने कितना कम पढ़ा है। मेरा एक दोस्त है, वो मसूरी में शार्लेविल बुक कैफे चलाते हैं, आशीष उनियाल। और ओके। मैं जब मसूरी में जब आईएएस एकेडमी में प्रोफेसर था, तो मेरा घर वन वेलरिज एस्टेट और उनकी उनकी जो कैफे था वो आपस में जुड़ा हुआ था। तो मैं हाँ। सबसे ज्यादा टाइम उनके कैफे में बैठा रहता था, कॉफी पीता था और सिर्फ किताबें पढ़ता था। और आज भी मैं उनको कहता हूँ कि भाई जब रिटायर हो जाऊंगा तो तेरे यहाँ के नौकरी कर लूंगा, तेरे यहाँ हाँ। कॉफी भी बेच दूंगा, मेरे को सिर्फ किताब पढ़ने देना, फिर हाँ। लिखूंगा और पढ़ूंगा वहां पे। तो क्योंकि मैं बचपन से अंकुर पढ़ता आया हूँ, बीच में हाँ। छूट गया था, वापस से उसकी भरपाई चालू है। मैं जब 5वीं में था, मेरे पिताजी ने मुझे मधुशाला ला के दी थी, वो पढ़ रहे थे तो मुझे दे दी, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। और हिंदी मैं काफी वक्त से पहले, जरूरत से ज्यादा मैंने पढ़ लिया था, क्योंकि पिताजी पढ़ते थे। हाँ। पिताजी काफी हिंदी पढ़ते थे और काफी बांग्ला साहित्य पढ़ते थे जो हिंदी में होता था। मेरी बहनों की किताबें मुझसे बड़ी थी, उनकी जो हिंदी की किताबें होती थी, जो वो, जब मैं चौथी में था तो वो 8वीं में थी, उनकी 8वीं की किताबें भी मैं पढ़ लेता था, हिंदी हिंदी की उपन्यास होते थे, चीजें होती थी, चाहे आधा समझ में आया नहीं आया लेकिन मैं पढ़ लिया करता था। एक हाँ। साप्ताहिक हिंदुस्तान आती थी, उसमें काफी लोगों को मैं पढ़ता था। फिर पिताजी कवि सम्मेलनों में लेके जाते थे, तो वहां में, राजस्थान में इतना कल्चर नहीं है, वो यूपी बिहार और मध्य प्रदेश में ज्यादा है, लेकिन जो जी। भी हमको मौका मिला उस पे, तो ये जरूरी है कि आप पढ़ें। और अभी ये चीज आई थिंक किसी ने बोला भी, जावेद साहब बोल रहे थे किसी किसी फंक्शन में कि ईंटों से मकान बनता है, अगर ईंटें नहीं है तो फिर आप मकान कैसे बनाओ। तो ये जो पढ़ना है, ये ईंटें हैं कुछ भी चीज लिखने का, मकान बनाने के लिए। तो जितना ज्यादा आप विस्तृत करते जाएंगे अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंसेस को, एक तो वो, दूसरा जिंदगी जीना भी ज्यादा जरूरी है। आप अगर सिर्फ पढ़ के लिख ले तो आप एक सिर्फ अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपको वो सरकमस्टांसेस में, उन सिचुएशंस में वो देखना समझना, उसके लिए ट्रैवल करना जरूरी है, लोगों से मिलना जरूरी है, उससे आपको एक जिंदगी के अनुभव लेना जरूरी है, तभी आप उनको पिरो पाएंगे। और उसके बाद आपकी जो विधा है, आपकी क्राफ्ट है, वो तो जिंदगी भर जैसे तराशते रहते हैं आप मूर्ति को, आप वो करते रहिए, और सीखते रहिए। आई थिंक सबसे बड़ा ही हमारी जिंदगी का ये काम है कि आप जिंदगी भर सीखते रहिए और कोशिश करते रहिए कुछ कुछ करने की। ओके। सो पढ़ना जरूरी है, लिखने से पहले एक एक लंबा वक्त एक पढ़ने में देना चाहिए। और जो लोग पढ़ते हैं, मुझे लगता है उनकी किताबें जब बाहर निकल के आती है कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है उन किताबों से। एक जिज्ञासा है, अगर मान लीजिए आप मेरे आसान झूठ जो आपकी किताब है इसके आप लेखक नहीं होते, पाठक होते, तो आपको अपने दोस्तों को रिकमेंड करनी होती है किताब, तो आप क्या कारण बताते मेरे आसान झूठ क्यों पढ़नी चाहिए आपके पाठकों को? मुझे ये लगता है कि आजकल की
भागम दौड़ वाली जिंदगी में हमारे पास में वक्त अब बहुत कम रह गया है। जी। और इसलिए लिखना तो दूर, पढ़ना भी छूट सा गया है। लोग आजकल सुनना पसंद करते हैं। इसीलिए जो आपने बोला मैगी वाली जो बात है, कि अब हिंदी पढ़ना भी कईयों के लिए दूभर सा हो गया है। हाँ। चाहे वो पहले से हिंदी पढ़ते थे, लेकिन अब कामकाज की लाइफ में अगर पूरी तरह से अगर अंग्रेजी ने हमें जकड़ लिया है, और मैं भी उसमें शामिल हूँ, तो आपके पास में बहुत कम वक्त होता है कि आप इन चीजों को देखें, समझे, पढ़ें। और जो पढ़ भी रहे हैं लोग, वो आजकल सेल्फ हेल्प बुक्स ज्यादा पढ़ते हैं। पोएट्री या पोएम्स काफी कम होती हैं। उसके और जॉनरा में अगर आप कम हो जाए तो हिंदी पोएट्री फिर कम होती है। हाँ। उसमें फिर आप पढ़ते हैं तो आप बड़े बड़े राइटर्स की पढ़ेंगे, आप बड़े बड़े पोएट्स की पढ़ेंगे, या तो आप पुराने जमाने के लोगों की पढ़ेंगे जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, तो आप धूमिल पढ़ेंगे, या फिर आप जिनो बच्चन पढ़ेंगे, या फिर आप निराला पढ़ेंगे, या फिर नए वालों में आप जो आजकल के पोएट्स हैं उनको पढ़ेंगे। अ, तो मुझे लगता है कि पहली चीज ये रहती है कि अ, अगर कोई जानता ही नहीं है कि ये कौन है, एक अनजान सा आदमी है जिसका नाम लिखा है, जिसकी एक कविता है, तो जिसने पढ़ी है वो अगर रेकमेंड करेगा तो वो ये कहेगा कि मुझे लगता है कि जिंदगी मेरी थी, हाँ। शब्द इस शायर के थे। ये हाँ। शायद मेरी जिंदगी के ही लम्हे हैं, मेरे ही अनुभव हैं, मेरे ही कुछ जिंदगी के पल हैं जिससे इसने चुरा के, काट के इसको यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से लिख दिया है। तो आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ये कविता आपको जोड़ती है, ये बुलाती है, ये आपको भगाती नहीं है। कई बार आप पढ़ते हैं बहुत सारी चीजें और आपको लगता है यार ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि लिखा क्या है, बोलना क्या चाहता है। उसके लेवल तक पहुंचने, उस इंटेलेक्चुअल लेवल तक पहुंचने के लिए ही मुझे बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, और मैं कविता को बीच में छोड़ देता हूँ। कविता मुझ तक पहुंचती नहीं, कविता मुझसे हाँ। बात नहीं करती। मुझे लगता है कि मेरी नज़में लोगों से बात करती हैं, मेरे लोगों की नज़्म, लोगों की जिंदगी क्या ही आईना है। और और वही मुझे मुझे अगर किसी को रेकमेंड करना है तो मैं बोलूंगा कि यार ये तुम्हारी जिंदगी है। मुझे लगता है कि ये तुम्हारी जिंदगी की नज़्में हैं, और हाँ। कहीं ना कहीं ये तुम्हारे एक्सपीरियंसेस हैं, तुम्हारे अनुभव हैं। अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा यार ये बात तो सही कह रहा है, ये साथ तो मेरे साथ भी हुआ था। ऐसा ऐसा एक खत मैंने भी लिखा था, ऐसा हाँ। एक लिफाफा मैंने भी बंद नहीं किया था जिंदगी का। मुझे लगता हाँ। है कि ऐसा एक भिखारी सड़क पे मुझे भी मिला था, जिसको छोड़ के मैं कहीं भाग गया था। मुझे लगता है कि कहीं मेरा भी आत्म ग्लानि बोध जो है वहां पे कचोटेगा मुझको, अगर मैं पढ़ूंगा कि बनारस में ये मेरे आसान झूठ कहाँ से निकले। तो कहीं हाँ। ना कहीं वो वही जिंदगी है जो आम आदमी जी रहा है, हम में से जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो एक पर्टिकुलर तरह की जिंदगी जीते हैं शहरों में और छोटे कस्बों में। बट ये बात मेरी हो रही है, कह ये रहा है। और इसलिए हम्म। जो अम्मा का पल्लू है, वो सारी अम्माएं पढ़ के रोती हैं, मुझे फोन करके कहती है कि यार हमें अपनी अम्मा याद आ गई है। और उन अम्माओं की जो बेटियां, वो कहती हैं कि हमें लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं हमें अपनी माओ की याद दिलाती है। वो लिखी भी इसलिए गई थी। अंकुर मेरी एक दोस्त है, श्वेता, और कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ साल पहले उन्होंने अपनी माँ को खो दिया। हाँ। और उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाला, और जिसमें उन्होंने सिर्फ अपनी माँ की साड़ी उन्होंने लपेटी हुई थी, पहनी हुई थी, और कहा था कि आज मुझे माँ की याद आ रही थी तो मैंने माँ की साड़ी लपेटी। हम्म। मैं इतना द्रवित हो गया क्योंकि मैं श्वेता को जानता हूँ और मुझे पता था कि ऐसा हुआ है। तो मैंने श्वेता के लिए ये कविता लिखी थी, अम्मा का पल्लू। जो हाँ। आज आप देखिए ट्रिगर कहाँ से आया, वहां से आया। लेकिन जिन जिन जो जो हम अपनी माओ की बात करते हैं, या जिनके पास अभी हैं, या फिर हमने खो दिया है, अगर मैं लिखता हूँ तो अपनी माँ माँ के पल्लू को पकड़ूंगा, मेरी मेरी पत्नी या मेरी बहन उस चीज को देखेगी। लेकिन मेरी माँ जब इसको पढ़ेगी तो कहेगी कि यार 70 साल पहले मेरी माँ भी, मेरे पास भी एक साड़ी पड़ी है मेरी माँ की, हाँ। और मुझे भी मिली थी और मैंने भी रखी हुई है, और कभी कभी जब याद आता है तो या तो मैं पहन लेती हूँ या फिर उसको सहला लेती हूँ। तो ये सारी जिंदगियां जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, और यही उसका सहजपन है। तो कविता सहज है, हाँ। सिंपल है, आपकी जिंदगी है, और मुझे लगता है कि आपको वो समेटती है, आपको दूर नहीं भगाती कि जाओ तुम्हारी क्या औकात है कि तुम कविता पढ़ोगे। वो ये नहीं कहती, वो ये कहती है यार तुम्हारी जिंदगी है, बस मैंने तो लिख दिया है। नहीं, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि एक कविता है इसमें अप्रवासी करके। तो मैं जब आप जब बातें बोल रहे थे, क्योंकि हम सभी अप्रवासी हैं अपने घरों से दूर पड़े हो, तो उसमें मैं कनेक्ट कर पा रहा था।
तो मैं अपनी तरफ से आखिरी कविता पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे काफी अच्छी लगी। उसके जी बाद में हम आपसे जी कविताएं सुनेंगे, आपकी पसंदीदा कविताएं जो इस किताब में है। जी कविता को पढ़ता हूँ मैं, जिसका टाइटल है अप्रवासी। पेज नंबर 23 पे है। एक शहर से दूसरे शहर तक उजड़ने के हम ना बसने के, कई बार तो बसने से पहले ही उजड़ जाते हैं। हर उस गली में हजारों जोड़ियां अजनबी आंखें एक दूसरे को तकती हैं। रोजाना बिना किसी संवाद के हाथ से हाथ अब नहीं मिलते। दूसरे देश से आए भटकते तंबुओं में रहने वालों की ना जमीन होती है। दूसरे देश से आए भटकते तंबुओं में रहने वालों की ना जमीन अपनी होती है, ना आसमान, ना कभी छत पड़ती है, ना उनके घरों में नींव। हर शहर, हर गली, हर नुक्कड़ पर एक से अधिक भाषा में बोलते लोग, उसमें से कई भाषा में मैं नहीं बोल सकता हूँ ना समझ। बस शक्ल से हम एक जैसे ही लगते हैं। कल ही मेरे बगल में नीम पे एक घोंसला बना। आई थिंक ये कविता है, और मुझे ये मैं कनेक्ट कर पाया इस कविता से कि जिस तरीके से आप बोल रहे थे कि मतलब दूसरों की जिंदगी आपने लिखने का प्रयास किया है अपने शब्दों में, अपनी कविताओं के जरिए। किताब सर बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई। तो मैं, आप जिस तरीके से अपने पाठक को जो कनेक्ट पॉइंट दे रहे थे, वो कनेक्ट पॉइंट से मैं कनेक्ट हुआ आपकी किताब से, और मुझे बिल्कुल सार्थक लगी किताब। आगे बढ़ते हैं। कुछ कविताएं, चूंकि कविशाला पे बात कर रहे हैं, तो हम आपसे, कविता की किताब है और आपकी पसंदीदा कविताएं हम सुनना चाहेंगे दर्शकों के लिए। और एक जिज्ञासा और है मेरे अंदर कि चूंकि अभी तक आप रिसर्च पेपर्स लिखते रहे होंगे, मैनेजमेंट के पेपर्स लिखते रहे होंगे, पढ़ाते रहे, एक अलग अनुभूति है। अब कैसा लग रहा है आपको लेखकों की श्रेणी में आके, कवियों की श्रेणी में आके? नहीं, मैं अपने आप को श्रेणी में नहीं पाता हूँ, मैं उस हाँ। पंक्ति में नहीं खड़ा हूँ, मैं बहुत दूर हूँ। और बहुत लंबा वक्त है। ये जर्नी है। जब मैंने पहला आर्टिकल लिखा था इकोनॉमिक टाइम्स के लिए, तो कभी नहीं सोचा था कि रिसर्च पेपर लिख पाऊंगा। जब रिसर्च पेपर लिखा तो कभी नहीं सोचा था कि एक किताब लिख पाऊंगा जो हाँ। ऑक्सफोर्ड पब्लिश करेगी। तो ये एक जर्नी है अंकुर, और ये हम सब इस जर्नी में, इस यात्रा में एक सफर के साथी की तरह चलते हैं। हमें लोग मिलते हैं जो हमें कुछ सिखाते हैं, कुछ झिड़काते हैं, कुछ समझाते हैं, हाथ पकड़ कर लिखवाते भी हैं कि तुम सही लिखो, गलत मत लिखो। तो कई बार मैं कुछ गलत लिख जाता हूँ किसी चीज में, तो फटाक से कुछ मेरे दोस्त हैं मुझे आगाह कर देते हैं कि देखो तुमने यहाँ गलत किया है, इसको इसको ठीक कर दीजिए, इसको इसको। हाँ। तो यही एक 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 एक, एक जो कुनबा बनता जाता है। तो मेरे को लगता है कि ये मेरा एक 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 संसार, मेरा एकेडेमिया का संसार है। ठीक है, जिसमें मैं पिछले 25 साल से रचा हूँ, बसा हूँ, दुनिया देखी है। 55 जगहों में मैंने पढ़ाया है। हम्म। करीब 8 इंस्टीट्यूशंस में मैंने फुल टाइम जॉब करके उनको खड़ा भी किया है। आईआईएम्स में और माइका में और एसपीजेएन में और ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में, अभी राष्ट्रीय विद्यालय यूनिवर्सिटी में बैंगलोर में हूँ मैं। और मेरे स्टूडेंट्स का एक जो वर्ड है, वो एक अलग वर्ड है। हाँ। ये एक अलग दुनिया है। इसके बिल्कुल। पाठक अलग हैं, लोग अलग हैं, जो मेरे साथी हैं, जो मेरे सीनियर्स हैं। इसमें जो बड़े बड़े लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे काफी नया हूँ। अब यहाँ पे मेरी 25 साल की यात्रा नहीं है, यहाँ पे मेरी ये 2 या 3 साल की यात्रा है, अगर मैं कहूँ। 5 साल की यात्रा भी नहीं काउंट करूंगा, मैं सिर्फ 2 या 3 साल की यात्रा कहूंगा। और उसमें बहुत लंबा जाना है। तो अभी श्रेणी अलग है, श्रेणी में नहीं हूँ, पंक्ति में नहीं हूँ, कहीं भी नहीं हूँ। मेरी कविता भी है, मैं कहीं का नहीं। पढ़ना उसको तुम्हें और ज्यादा मजा आएगा। बिल्कुल। क्योंकि वहां पे मैंने पारिभाषित कर दिया है कि आप हर जगह, हम अपने आप को कहीं ना कहीं, लोग आपको पारिभाषित करते हैं। मैं एक अभी साहित्य सम्मेलन में गया, तो वहां पे एक छोटी बहन मिली हमें, अल्मोड़ा से आई, ममता पंत। तो कहती है, दादी आप मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं, आप हिंदी पोएट कैसे बन गए? हाँ। तो मैंने कहा, बोली मैं लिखता पहले से था, मैनेजमेंट प्रोफेसर तो हाँ। पढ़ा वढ़ाई करने के बाद बना। तो हाँ। ये जो लिखने की एक एक ललक है, एक जुनून है, एक 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 एक, एक जज्बा है। और उसमें मैंने कहा भी है कि मैं लिखता हूँ क्योंकि ख्याल को बेवजह मन में सोचकर जाया नहीं करता। हाँ। मैं लिखता हूँ क्योंकि ख्याल को बेवजह मन में सोचकर जाया नहीं करते। ख्याल को हवा लगनी चाहिए। राइट। हाँ। ख्याल को हवा लगनी चाहिए। उसे कलम की निब से कागज पर उकेर कर जिंदा रखना जरूरी है। हाँ। फिर चाहे उस ख्याल की निब से निभे न निभे। निभे। अरे वाह, शानदार है, बहुत अच्छा। हाँ। इस निब निब की ख्याल से निभे ना निभे। हाँ, निभे। मैं हाँ। लिखता हूं
तो हाँ, मैं निब, ख्याल, पेपर, कागज, बस ये निभाने की प्रोसेस है। मैं हाँ, सिर्फ निभा रहा हूँ हाँ, जो मुझे ऊपर से भगवान ने दिया है, मेरे टीचर्स ने दिया है, मेरी माता पिता ने दिया है, बहनों ने दिया है, मेरे दोस्तों ने दिया है, मेरी धर्म पत्नी ने दिया है। ये जो प्यार है, ये जो मेरे पर जिम्मेदारी है, मैं इसको चाहता हूँ कि मैं इसको निभाता रहूं, पहली बात। और जो तुम इससे पहले भी तुमने एक बात कही कि हाँ, तो वो जो जो प्रवासी वाली जो फीलिंग है, वो इसलिए भी आती है, अगर आप तुम देखो कि इस देश में अब जो रीजनलिज्म घुस गया है, कहीं ना कहीं उस हाँ, पर मैं कटाक्ष भी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई, अगर ये देश मेरा नहीं है तो फिर कहाँ है। हम्म, इसलिए मैंने कहा है कि मैं अगर उत्तराखंड में पैदा हुआ और मैं पला बड़ा मेवाड़ में, तो मेवाड़ी बोलते थे मुझे, तू पहाड़ी है, पहाड़ी बोलते थे तू मेवाड़ी है। हाँ, तो कविता है वो, आराम से कभी पढ़ना, काफी लंबी है, आज नहीं बात होगी उसकी, जी तो इसको बिल्कुल, देखना समझना। जी, कि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि बंजारों के तंबुओं में नींद नहीं होती, हम्म, और पंछियों के घोंसलों में छत। हाँ, हम्म, तो तो हम जो है वो घूमते हैं, दुनिया देखते हैं, अपना 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 आशियाना बनाते हैं एक जगह पे, और फिर चल देते हैं, हम बंजारे हैं। और क्योंकि हम बंजारे हैं इसलिए हम दुनिया देख पाते हैं, और क्योंकि हम दुनिया देख पाते हैं तो हम ज्यादा दुनिया समझ पाते हैं, और शायद ज्यादा लोगों की बातें कर पाते हैं। अगर वो एक्सपीरियंसेस मेरे नहीं होते, 55 जगहों में पढ़ाने के, हाँ, 15,000 बच्चे, 25 साल, 55 इंस्टीट्यूशंस, 11 शहर, 16 घर, तीन देश, तो मुझे नहीं हाँ, लगता कि ये इन कविताओं में निकल निकल के आ पाता। ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल, चलिए, एक छोटी सी नज्म, क्योंकि आज हमारे आसपास के जो परिदृश्य में या परिवेश में हम देख रहे हैं, आजकल धीरे धीरे रिश्ते बिखरते जा रहे हैं। चाहे वो कैसे भी रिश्ते हों, माँ बाप जी, के साथ के रिश्ते हों, या बहन भाई के रिश्ते हों, या प्रेमिका प्रेमी के रिश्ते हों, या पति पत्नी के रिश्ते हों, या बच्चों के रिश्ते हों, कहीं ना कहीं उनमें एक एक नए समाज में, नई चीजों में कुछ ना कुछ अ, एक दरार सी आ रही है। हम्म, तो उसके लिए मेरी छोटी सी कविता है, छोटी सी नज्म है, जिसका नाम है रिश्ते। जी, रिश्तों में जब बर्फ जम जाती है, तो उन्हें और सर्द होने दो। रिश्तों में जब बर्फ जम जाती है, तो उन्हें और सर्द होने दो। बीते लम्हे यादों तले महफूज रहेंगे। बीते लम्हे यादों तले महफूज रहेंगे। अगर पिघलेंगे तो जाने कहाँ बहा ले जाएंगे। रिश्तों में जब बर्फ जम जाती है, तो उन्हें और सर्द होने दो। इसकी दूसरा पैरा है कि रिश्ते बनते बातों बातों में है। हाँ, रिश्ते बनते बातों में है, और टूटते खामोशियों से। ओके, रिश्तों में जब खामोशियां आ जाती हैं तो रिश्ते टूटने हाँ, लग जाते हैं। तो रिश्ते बनते बातों बातों में है, और टूटते खामोशियों से। कभी कभी यूं ही बड़बड़ाना अच्छा है। कभी कभी यूं ही बड़बड़ाना अच्छा है। रिश्ते जिंदा रहते हैं। रिश्ते बनते बातों बातों में है, और टूटते खामोशियों से। बहुत, आखिरी है। हाँ, रिश्ते कभी नाजुक कभी सख्त होते हैं। हम्म, रिश्ते कभी नाजुक कभी सख्त होते हैं। अलग अलग होती हैं इनकी खालें भी। वैसे कभी उधर जाएं तो सुई से हल्के हल्के सिलना चाहिए। रिश्ते कभी नाजुक कभी सख्त होते हैं, अलग अलग होती हैं इनकी खालें भी। वैसे कभी उधर जाएं तो सुई से हल्के हल्के सिलना चाहिए। रिश्तों को स्टेपल नहीं करते। रिश्तों हाँ, को स्टेपल नहीं बहुत अच्छे करते। है, रिश्तों हाँ, को स्टेपल नहीं करते। वो स्टेपल नहीं करते, वाह, बहुत अच्छी लाइन है, रिश्तों को स्टेपल नहीं। हम्म, ठीक है। एक ये सिंपल सी कविता है, जिसपे मैंने लिखा था थोड़ा सा। अ, अब एक बात हो रही थी कल परसों, एक किसी एक काफी बड़े अच्छे लिखते हैं, दुष्यंत जी, जी, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे। और उनका ये कहना था कि हम सब सिर्फ अपने रिश्तों के बारे में ही लिखते रहते हैं, अपने अपने आपस की चीजों के बारे में लिखते रहते हैं। कभी कोई अ, अनजान सी अमूर्त सी चीजों के बारे में क्यों नहीं कोई लिखता, कभी कोई चींटियों के बारे में क्यों नहीं लिखता।
तो मैंने उनको बताया कि सर मैंने एक जमाने में कॉकरोच के बारे में लिखा, हाँ। और ये बड़ा ही हमारी जिंदगी में हम लोग जानवरों से प्यार करते हैं। मेरे घर में भी एक 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 बहुत प्यारा सा जानवर है जिसका नाम है सिल्लो, सिल्वी। एक कविता सिल्लो की इस संकलन में भी है, सिल्लो और मैं। वो एक इंडी डॉग है, जी। फीमेल इंडी डॉग। हम्म। तो मैंने, दिस इज ओड टू ए कॉकरोच, मतलब एक कॉकरोच की जिंदगी के बारे में मैंने लिखा है। काफी अलग तरीके से सुनिएगा और आप रिलेट करेंगे इस चीज को। जी। ठीक है। सुबह सुबह नजदीक से एक कॉकरोच को मरते देखा। सुबह सुबह नजदीक से एक कॉकरोच को मैंने मरते देखा। वैसे हमेशा दूर हिकारत भरी नजरों से ही तो देखा था मैंने उनको। हाँ। ऐसे हमेशा दूर से हिकारत भरी नजरों से ही तो देखा था मैंने उनको। मानो उनका जिंदा रहना मानवीयता पर धब्बा हो। मानो उन कॉकरोचों का जिंदा रहना ही मानवता पर धब्बा हो। कभी झाड़ू से तो कभी अखबारों से, कभी लातों से दुत्कारा है मैंने उन कॉकरोचों। हाँ। कभी झाड़ू से तो कभी अखबारों से, कभी लातों से दुत्कारा है मैंने उसको। पर आज मैंने वह सब नहीं किया। मैंने देखा कि वो कोशिश कर रहा है जीने के लिए। हाँ। मैंने उसे देखा कोशिश करते हुए जीने के लिए। देखा कैसे अपनी पीठ के बल लेटे हुए बेजान पैरों से वो उठने की कोशिश कर रहा है। मैंने देखा कि वह थक रहा था। मैंने देखा कि वह थक रहा था। उसके मरने को देखकर मैं उधेड़बुन में था। उसके मरने को देखकर मैं उधेड़बुन में था। वो तड़पता रहा, सुन्न सा मैं उसे देखता रहा। वो हम्म। तड़पता रहा, सुन्न सा मैं उसे देखता रहा। उसके मरने के आखिरी पलों में वो अकेला नहीं था शायद। हाँ। उसके मरने के आखिरी पलों में आज वो अकेला नहीं था शायद। पहली बार मुझे उसके जिंदा होने का एहसास हुआ तब, जब वह मर रहा था। हाँ। दो टूक उसे देखकर मैं बाहर निकल आया। दो टूक देखकर मैं बाहर निकल आया अपनी जिंदगी जीने। जैसा कि होता ही है, बारिश में चींटियां बह जाती हैं। जैसा कि होता ही है अमूमन, बारिश में चींटियां बह जाती हैं। सड़क पे कुत्ते कुचले जाते हैं। वैसे ही बस्तियों में बाढ़ आती है। जब गलियों में आते कटती हैं। जब कोई दरिया में डूबता है। जब बोरवेल में सांसें अटक जाती हैं। हम सब किसी न किसी के लिए सिर्फ एक कॉकरोच। क्या बात, हम बहुत सब क्या। हाँ। किसी न किसी के लिए सिर्फ एक कॉकरोच हैं। हम्म। हमारे वजूद की सांसें कोई गिनता नहीं। वजूद की सांसें कोई गिनता नहीं। हमारी रीढ़ की हड्डियां टूट चुकी हैं। हमारे हाथ लाचार, सोचने समझने की इंद्रियां कुंद। हम हाँ। भी अपने अपने किचन की तलाश में भाग रहे हैं यहाँ से वहां, जैसे कॉकरोच करता है ना। हम भी अपने अपने किचन की तलाश में भाग रहे हैं यहाँ से वहां। रोज सुबह अपने अपने बिलों से निकलते हैं। देर रात वापस अपने अपने बिलों में वापस। हमारे आसपास सब कॉकरोच है। हमारे आसपास सब कॉकरोच हैं। एक दिन इसी तरह कोई दूसरा देखेगा हमें मरते, और वो फिर एक लात मार कचरे के ढेर में डाल निकल लेगा। उसे ऑफिस जो जाना होगा, उसे हाँ। ऑफिस जो जाना होगा। हाँ, बहुत शानदार सर, बहुत बहुत अच्छी कविता है इसमें। मैं फिर से, जिन पाठकों ने किताब नहीं पढ़ी है, तो मुझे लगता है उन पाठकों को जिनको भी कविताएं पसंद है और हिंदी कविताएं पसंद है खासकर, तो उनको ये किताब पढ़नी चाहिए। तो अपनी जिंदगी से कहीं ना कहीं किसी ना किसी पहलू को जिंदगी के कनेक्ट कर पाएंगे कि ये तो मेरी कहानी कविताओं के जरिए कहने का प्रयास किया गया है। सर कुछ और सुनाएंगे आप लास्ट में, या फिर? छोटी छोटी सी, हाँ जी जी नहीं, बिल्कुल। छोटी सी, छोटी छोटी कर देते हैं। ज्यादा लंबी हो जाती है तो मुश्किल होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ध्यान से सुनना, बिकॉज जैसे ही तुम समझने लगोगे कविता खत्म हो जाएगी। अरे ये क्या हुआ, तो छोटी सी है। जी। कविता का नाम है रात। ओके। हाँ हाँ। रात चांद की परछाई है। रात चांद की परछाई है। सपनों की अंगड़ाई टूटने में वक्त लग जाता है। हाँ। सपनों की अंगड़ाई टूटने में वक्त लग जाता है। आंखों के बिखरे काजल की तरह नाराजगियों का सबब इस शहर को पता है। हाँ। आंखों के बिखरे काजल की तरह नाराजगियों का सबब इस शहर को पता है। रात कलम से चिपकी स्याही सी,
रात कलम से छिटकी स्याही सी, टेबल लैंप की रोशनी सा चांद, सुबह की आहट से पहले। टेबल लैंप की रोशनी सा चांद, सुबह की आहट से पहले, मेज पर काले जामुन का नाश्ता है। आहा। हाँ। ठीक है। ये तो काले ये जामुन छोटी सी का ये बहुत है। शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता थी जी। एक दूसरे का नाम है बंद लिफाफा। जी जी। तुम लिखते हो इस तरह की जिंदगी डायरी सी बन गई है। हम्म। तुम लिखते हो इस तरह की जिंदगी डायरी सी बन गई है, खुला हर पन्ना मानो लम्हा। और फिर उसी डायरी में से कुछ फाड़ कर मुझे भेजते हो कि लगे कि खत है। हाँ। तुम लिखते हो इस तरह की जिंदगी डायरी सी बन गई है, खुला हर पन्ना मानो लम्हा। और फिर उसी डायरी में से कुछ फाड़ कर मुझे भेजते हो जो लगे कि खत है। वही खत जिसके लिफाफे को अभी तक बंद नहीं किया है तुमने। आहा। इसके लिफाफे को अभी तक बंद बंद नहीं नहीं किया किया है है। तुमने, अरे वाह, बहुत शानदार। ठीक है। बहुत अच्छी कविताएं हैं सर संकलन में पूरे। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने नहीं पढ़ी है उस उनको पढ़नी चाहिए कि ये कविताएं, और कुछ ना कुछ सीखेंगे जरूर, कुछ ना कुछ। किताब जब खत्म करेंगे, सारी कविताएं पढ़ना खत्म करेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। सर आखिरी में जी कुछ कविशाला के लिए आप बोलना चाहें, कुछ पाठकों के लिए बोलना चाहें? जी। अ, पाठकों के लिए यही है कि आप सब पढ़ते रहें, लिखते रहें, अपने आप को एक्सप्रेस करते रहें। ये जरूरी है। और अपने आसपास की जिंदगी में जो लोग हैं उनके साथ बांटते रहें। खुशी बांटना जरूरी है, दुख बांटना जरूरी है, गम बांटना जरूरी है, जिंदगी बांटना जरूरी है। बात करते रहें। मैंने इस कविता में नहीं है, यहाँ पे नहीं, संकलन में नहीं है, लेकिन एक जगह लिखा था कि हम बोल, आई थिंक उम्मीदों के पंख वाली कविता जो संकलन है उसमें था कि हम बोलते बहुत हैं लेकिन बातें नहीं करते। हाँ। यहाँ वहां डोलते हैं लेकिन बातें नहीं करते। बातें नहीं तो करते। मुझे लगता है कि ये जो, जब आप पढ़ते हैं कुछ चीज को देख के, और तो ये एक बातचीत का एक जरिया भी आगे निकल आता है। अगर आप हाँ। कवि से बात कर रहे हैं तो उसके साथ एक डायलॉग आपका शुरू हो जाता है। आप अपने आप से बात करना शुरू कर देते हो और अपने आप दूसरों से बात करना शुरू कर देते हो। तो ये एक एक तरह से प्रोसेस है अपने आप को जानने का, समझने का, देखने का, परखने का। तो कविशाला के जितने भी हमारे चाहने वाले हैं उन सबसे मेरी दरख्वास्त है कि आप अच्छी जिंदगी जिएं, पढ़ें, अच्छा पढ़ें, अच्छा लिखने की कोशिश करें। हर आदमी लिख सकता है। आप ये ना सोचें कि पहले दिन से हम बहुत अच्छा लिखने लगेंगे। हम्म। लेकिन अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपने आप को आप अपनी चीजों को आप देख पाते हैं, समझ पाते हैं, तो उसको लिखना जरूरी है। जब आप लिखते हैं तभी आप अपने जो थॉट प्रोसेस को क्रिस्टलाइज करके वहां पे उसको लिखते हैं। तो जब आप लिखोगे तो आपकी नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका रिफ्लेक्शन, आपका चिंतन, आपका मनन वहां पे क्रिस्टलाइज होके, डिस्टिल होके वहां पे आता है। तो लिखना जरूरी है। चाहे जिस भी तरीके से आप कहानी लिखना चाहते हैं, कहानी लिखिए। आप अपने दिन की दिनचर्या को लिखना चाहते हैं, उसको लिखिए। जी। आपको रात में कुछ दिखा, उसको देखिए। और हर चीज में मुझे तो मेटाफर नजर आता है। हम्म। गिलास खाली है तो मुझे कुछ समझ में आता है, गिलास भरा हुआ है तो समझ में आता है, चींटी चल रही है तो मुझे कुछ लिखने का मन करता है, कहीं पे गुड़ चिपका हुआ है तो वहां पे कुछ। मैंने पेपर श्रेडर पे भी इसमें कविताएं लिखी। मुझे हर जगह पे कुछ न कुछ, मोबाइल फोन का चार्जर पे भी मुझे लिखने को होता है कि अगर मोबाइल फोन का चार्जर चला जाएगा तो हमारी जिंदगी क्या हो जाएंगी, है ना। कि राइट। जैसे मोहल्ले की हवाओं को भी बांध लिया है हमने, और बगल में बने हलवे की खुशबू अब अगले स्टेटस से पता चलती है। तो हमने हमारी हाँ। जिंदगियां ये कर ली है कि अभी हलवा भी हमें अगले अगले स्टेटस से पता चलता है। जैसे एक राइट। मेरी कविता है, खुशियों खुशियों पे डिस्काउंट में खरीदते हैं हम लोग। इसमें नहीं है, हम्म। शायद दूसरे वाली में है कि खुशियां भी आजकल डिस्काउंट पे लेने लग गए हैं हम लोग। मॉल में जाते हैं और उस मॉल में हम एक डिस्काउंट पे चीजों को लेने की कोशिश करते हैं और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं। हाँ। तो मेरा ये मानना है कि आप देखें, पढ़ें, दुनिया समझें, दोस्तों से बात करें, लिखें। पहली चीज ये। और दूसरा, कविशाला एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म अंकुर तुमने बनाया है। मैं शुरू से इसको फॉलो कर रहा हूँ। जितने तुमने लोग जोड़े हैं, कविता बोलने वाले, कविता सुनने वाले, कविता से प्यार करने वाले, और एक कविता का एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म तुमने ये बनाया है, जिसमें बहुत सारे जो आजकल हमारे युवा हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा कोशिश करते हैं। स्पोकन वर्ड पोइट्री भी आजकल, एक पहले सिर्फ पढ़ी जाती थी,
आजकल सुनी जाती है कविता, आजकल देखी जाती है कविता। तो कविता को समझने का तरीके भी बदल गए हैं मॉडर्न तरीके से, जो तुम लेके आए हो इस नए प्लेटफॉर्म से, जहाँ पे लोग शायरों से मिल रहे हैं, उनकी जिंदगी को जीते हैं, उनको जिंदगी को समझ रहे हैं और उनके बारे में देख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से। तो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें कविशाला से ज्यादा लोग पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा लोग लिखने की कोशिश करें, लेकिन मैगी की तरह नहीं, जो हाँ। तुमने कहा। 2 मिनट उसको पकाएं, उसको उसको धीमी आंच पे धीरे धीरे अच्छा सा फुलके को पकने दें, और अच्छी तरह से, नहीं तो जल जाएगी रोटी, उसका फायदा नहीं। और जल्दबाजी ना करें इमीडिएटली, जो हमारी होती है कि हमने लिखा। मैं करता था पहले, ये गलतियां मैंने भी करी हैं पहले। तो मैं हमारे दोस्त ने, उन्होंने कहा कि नहीं, तुम इसको छोड़ दिया करो, हम्म। विरक्त हो जाया करो, क्योंकि हमें अपने लिखे से प्यार हो जाता है, हम मोह में बंध जाते हैं, हमें लगता है हमने सबसे अच्छा लिखा। हाँ। बोलो 8 महीने बाद, 6 महीने बाद भी अगर तुम उसको पढ़ रहे हो और तुम्हें लगता है कि यार तुमने ठीक लिखा है क्या, कहीं कहाँ गलती है, सोच लो, देख लो, समझ लो, कहीं गलत है तो उसको ठीक कर लो। तो वो भी एक प्रोसेस है जिससे गुजरना पड़ता है। और जो तुम कविशाला मीट्स करते हो अलग अलग शहरों में, लोगों को जोड़ना जरूरी है, लोग एक साथ आए, देखें, समझें, पढ़ें। तो मुझे लगता है कि जितने शहरों में तुम फैलोगे, जितने शहरों में तुम लोगों से जुड़ोगे, भारत का जो युवा है उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिलेगी। और जो कविता जो है जनमानस की बात होती है, ये एक्सक्लूसिव नहीं है, ये इलीट नहीं है। हम्म। और इसको हर वक्त हर लोगों से जुड़ना जरूरी है, क्योंकि ये दुनिया की लम्हों की, देश की, और लोगों की कहानी है कविता। हमने जो जिंदगी जी है, उस जिंदगानी की है कविता। तो उसको लोगों तक पहुंचना और लोगों का कविता तक पहुंचना दोनों जरूरी है, जो कविशाला एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से अंकुर अच्छा काम कर रहे हो। आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और मुझे लगता है कि हम इसी तरह से लिखते पढ़ते रहें और बात करते रहें, तो मुलाकात होगी जल्द इंशाल्लाह। जी थैंक यू। सर, थैंक यू सो मच। और आपने वक्त निकाला, एक अच्छी बातचीत हुई। आपको भी मेरे आसान झूठ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन पाठकों ने किताब नहीं पढ़ी है, किताब पढ़ें। और लेखक के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए जो प्रोत्साहन होता है वो होता है किताब का फीडबैक। आप जिस भी माध्यम से किताब खरीद रहे हैं, उस माध्यम से, चाहे अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, कोई दूसरी वेबसाइट है, उन जरियों से अपना फीडबैक, अपना रिव्यू लेखक तक पहुंचाएं। लेखक के लिए सबसे बड़ा प्रोत्साहन वही होता है। तो जिन पाठकों ने किताब नहीं पढ़ी, खरीदें और पढ़ें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ईमेल आईडी और फोन नंबर भी इसमें है। जी। तो अगर आप मुझ तक रीच आउट करना चाहते हैं, तो वो किताब के कवर पेज में लिखा हुआ है। और मुझे खुशी होगी अगर आप मुझसे बात करेंगे, और लिखेंगे, अपनी जिंदगियां शेयर करेंगे। तभी हम अपने दोस्तों से, पाठकों से, दुनिया से जुड़ पाएंगे। तो देखिए, समझिए, और मेरे आसान झूठों को अ, अपना सच बनाइए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू।